उसका परिवार राजस्थान में दोस्त की शादी में आए थे। उनके दोस्त का गांव शहर से लगभग 7 घंटे की दूरी पर था, जहां एक होटल में वो लोग ठहरे थे। वो लोग अपनी 7 सीटर गाड़ी साथ में लाए थे ताकि आसपास की जगह घूमने में आसानी हो। लेकिन शादी होने के बाद वापस होटल जाते समय वो घूमते हुए जाते हैं और एक वीराने से रास्ते पर भटक जाते हैं। उनके मोबाइल फोन्स की बैटरी भी खत्म हो जाती है। रमेश गाड़ी चला रहा था। आसमान में बारिश के बादल छाए हुए थे और थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगती है। उनको उस रास्ते पर 2 आदमी दिखते हैं। वो उन लोगों से रास्ता पूछते हैं। अब सुनिए भाई साहब, यहाँ से शहर का रास्ता किस तरफ है? 10 किलोमीटर जाने पे आपको एक चौक मिलेगा, वहीं पर पूछ लीजिएगा। लेकिन सुनिए, अभी तेज बारिश हो जाएगी, इतनी कि आपको आगे का कुछ दिखेगा भी नहीं। अब यहीं कहीं आसपास में रुक जाइए, नहीं तो आप भटक जाओगे। बारिश शुरू हो गई तो कम से कम 2 दिन तक नहीं रुकेगी। अब जी धन्यवाद। इतना बोलने के बाद रमेश गाड़ी आगे चलाने लगता है। अरे बेटा, अब यहाँ कहाँ रुकना, चलो आगे चलते हैं। अरे रमेश की माँ, ये रेगिस्तान में कभी बारिश नहीं होती, और अगर कभी हो गई तो हद से भी ज़्यादा हो जाती है। नहीं जी, सासू माँ ठीक कह रही हैं। एक बार होटल पहुंच गए तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। आप होटल चलिए, बारिश होगी तो देखा जाएगा। नहीं भैया, यहीं कहीं रुक जाते हैं ना। अरे एक बार में कुछ फैसला करो भाई। चलो चलो, होटल जाके मस्त एसी में सो जाएंगे। चलो चलो, होटल जाके मस्त एसी में सो जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलो होटल की तरफ। थोड़ा आगे जाते ही बहुत तेज बारिश होने लगती है। बिजली भी कड़कने लगती है। अरे भाई, कांच में से आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। बारिश और तेज होने लगती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, रास्ता किस तरफ है? भैया आराम से गाड़ी चलाना। रमेश जैसे तैसे गाड़ी चलाने की कोशिश करता है। बेटा, हम सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना? कुछ पता नहीं माँ, सामने जो रास्ता दिख रहा है उसी पे चल रहा हूँ बस। गाड़ी एक हवेली के गेट के सामने आकर रुक जाती है। हवेली का गेट खुलता है। ये क्या है भाई? किसी के घर का गेट लग रहा है, और गेट खुला भी है। चलो यहीं रुक जाते हैं। हाँ हाँ, यहीं रुक जाते। रमेश गाड़ी अंदर लेता है और दरवाजे तक लेकर जाता है। किसी के भी ध्यान में नहीं आता, लेकिन गेट अपने आप बंद हो जाता है। सब लोग हवेली के अंदर आ जाते हैं। कोई है? कोई है क्या भाई? लगता है यहाँ के लोग भी बारिश में कहीं फंस गए होंगे। हाँ सासू माँ, ठीक कहा आपने। दीवारों पर एक पुराने जादूगर की 3-4 तस्वीरें लगी हुई थी। लगता है यहाँ का मालिक कोई जादूगर था। मुझे नहीं लगता कि बारिश 2 दिन तक रुकने वाली है। उतने में बिजली कड़कती है। उन 2 लोगों ने कहा एक बार बारिश शुरू हो गई तो कम से कम 2 दिन तक रुकती नहीं है। लगता है तब तक यहीं गुजारा करना पड़ेगा। उतने में कहीं से एक तोता उड़ता हुआ आता है। बारिश नहीं रुकेगी, हाँ 2 दिन नहीं रुकेगी। अरे वाह, ये तोता बोलता भी है। अब महिलाएं ज़रा किचन में जाकर देख लीजिए, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। महिलाएं किचन में जाती हैं। अरे सासू माँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है कुछ बनाना पड़ेगा। गीता को ढूंढने पे सिर्फ चावल मिलते हैं और थोड़ी सी दाल। लगता है दाल खिचड़ी बनानी पड़ेगी। रात होते ही सब लोग खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। गीता दाल खिचड़ी का पतीला लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। क्या बनाया है खाने में? दाल खिचड़ी। रमेश पतीले के ऊपर का ढक्कन खोलता है तो उसमें बिरयानी होती है। अरे लेकिन इसमें तो बिरयानी है। पर हमने तो दाल खिचड़ी बनाई थी। बिरयानी के सारे मसाले जो इसमें दिख रहे हैं, लौंग, दालचीनी, वो सब तो यहाँ थे भी नहीं। ये कहाँ से आ गए इसमें? सबके होश उड़ जाते हैं। यहाँ के मालिक को बिरयानी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ये सुन के सब बहुत डर जाते हैं। कोई बिरयानी नहीं खा पाता। तोता और भी कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन कह नहीं पाता। सबको सिर्फ तोते के चिल्लाने की आवाज़ आती है। लगता है ये कुछ और भी कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। तभी कहीं से किसी के दहाड़ने की आवाज़ आती है। सब लोग डर जाते हैं। रमेश बेटा, चलो जल्दी से यहाँ निकल जाते हैं। ये जगह कुछ अजीब है। चलो बेटा जल्दी यहाँ से।
बाकी सब लोग भी सहमति जताते हैं। रमेश जैसे ही हवेली का दरवाज़ा खोलता है, उसके सामने शेर खड़ा होकर दहाड़ रहा था, जो उनकी गाड़ी के ठीक सामने था। रमेश झट से दरवाज़ा बंद कर देता है। अरे बाहर तो शेर है। हे माँ, अब तो यहाँ से भाग भी नहीं सकते। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं, सो जाओ सब लोग, यहीं पे सो जाओ सब। सब सो जाते हैं। माँ को प्यास लगती है, वो उठ के किचन की तरफ जाती है पानी पीने के लिए। तभी रोहन भी उठकर किचन की तरफ चलने लगता है। माँ पानी पीकर बाहर आती है तो देखती है कि रोहन ऊपर की दीवार पर उल्टा लटक के चल रहा है। हाँ, अरे उठो देखो, रोहन दीवार पर उल्टा चल रहा है। सब लोग उठ जाते हैं। अरे मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मैं किचन में जा रहा था पानी पीने। बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। वो थोड़ा आगे जाकर गिर जाता है। हाँ, बच गया। ये क्या हुआ? अरे मेरे गले में कुछ हो रहा है। माँ, तुमने अभी पानी पिया ना? हाँ बेटा, लेकिन अभी गले में कुछ हो रहा है। देखते ही देखते माँ एक छोटी बच्ची में तब्दील हो जाती है। अरे माँ को क्या हो गया? ये मैं इतनी जवान छोटी बच्ची कैसे हो गई? सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ सब ऐसा ही होता है। यहाँ सब भूल भुलैया है। यहाँ सब भूल भुलैया है। तुम यहाँ कब से हो? बहुत सालों से। और एक हैरानी की बात बताऊं? बताओ। अभी पहले इंसान था। क्या? मैं एक चोर था। यहाँ चोरी करने आया था। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा यहाँ नहीं आने को, लेकिन फिर भी मैं आ गया और अब यहाँ फंसा हुआ हूँ। लेकिन यहाँ से बाहर कैसे निकले? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा अगर फंस गए तो यहाँ से बाहर निकलने का तरीका यहाँ के किसी कमरे में ही है। लेकिन मैं इतने साल से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। और एक दूसरा तरीका है कि कोई मुझे यहाँ से बाहर लेके जाए, लेकिन इतने साल से यहाँ कोई आया ही नहीं। इतने दिन के बाद आप लोग आए हो, अब आप ही मुझे बाहर निकाल सकते हो। लेकिन हम खुद ही यहाँ फंसे हुए हैं। तो हम सब मिलकर ये जगह ढूंढते हैं, कोई ना कोई हल तो मिल ही जाएगा। हाँ, हम मिलकर ढूंढते हैं। सब लोग अलग अलग कमरे और जगह में ढूंढने लगते हैं। क्या हो सकता है यहाँ से बाहर निकलने का तरीका? ऐसा बोलते हुए वो हर जगह कुछ न कुछ ढूंढने लगता है। रोहन हवेली के एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। वहाँ उसे बहुत सारे कांच के बॉटल्स दिखाई देते हैं, जिसमें अलग अलग रंग के रसायन होते हैं। एक दो बोतल खुली थी और उसमें से धुआं आ रहा था। सब लोग जल्दी इधर आ जाओ, ये देखो यहाँ क्या है। सब लोग वहाँ आते हैं। लगता है वो मालिक इधर अलग अलग चीज़ों का रसायनों का प्रयोग करता था। रमेश आगे बढ़ते हुए देखता है कि एक खरगोश एक कांच के बड़े से पिटारे में बंद है, जो ऊपर से खुला हुआ है और वो उस पे से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाग नहीं पा रहा। उतने में प्रिया से कांच की बोतल को धक्का लगता है और बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। ऐसा होते ही पूरी हवेली हिलने लगती है और सब लोग वहां से भाग जाते हैं। रमेश बाहर आकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है जो ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन सीढ़ियों के बीच में जाते ही रमेश अटक जाता है और सिर्फ जगह पर ही चल रहा था। वो कोशिश करता है आगे बढ़ने की, लेकिन बढ़ ही नहीं पाता। अरे मैं यहाँ अटक गया हूँ ऊपर ही, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। और फिर वो अचानक से ऊपर पहुंच जाता है। ये क्या हुआ, पहुंच गया मैं? इधर प्रिया एक दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलती है। उससे वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। अब वो एक बहुत ही खूबसूरत से बगीचे में खड़ी थी। बगीचे के पेड़ों पर सेब के फल लगे हुए थे और पंछी उन पेड़ों पर मधुर आवाज में गा रहे थे। उसके कपड़े किसी राजकुमारी के कपड़ों में बदल जाते हैं। उतने में एक राजकुमार अपने 2 से 3 घुड़सवारों के साथ वहां आता है। गीता को देखते ही वो घोड़े से नीचे उतर जाता है। आप कौन हैं? इतनी खूबसूरत लड़की हमने हमारे जीवन में पहली बार देखी है। गीता शर्मा जाती है और कुछ नहीं कह पाती। जाओ, हमारे महल से इस लड़की की सवारी के लिए शाही रथ लेकर आओ। एक सेवक अपना घोड़ा लेके जाता है और थोड़ी देर में शाही रथ लेकर वापस आता है। आइए, आप इस रथ में बैठिए। राजकुमार उसका हाथ पकड़ के उसे रथ में बिठाता है। चलो, सब लोग महल चलते हैं।
राजकुमार प्रिया को महल लेकर जाता है और अपने माता पिता के सामने दरबार में खड़ा करता है। उसके माता पिता वहां के राजा और रानी हैं। राजकुमार, कौन है ये लड़की और इसे यहाँ किस लिए लाया गया है? महाराज, ये लड़की हमें दुश्मन की सीमा और पास वाले बगीचे में मिली और हम इससे बेहद प्यार करने लगे हैं। हम इससे शादी करना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम राजकुमार? जान न पहचान ऐसे ही किसी से शादी कर लोगे? ये जरूर दुश्मन राज्य की कोई नई चाल है महारानी, राजकुमार को इस लड़की के प्यार में फंसाने का और फिर ये राज्य लूटने का। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़की तो बहुत मासूम है। महाराज मेरी बात तो सुनिए, मैं यहाँ की हूं ही नहीं। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। सिपाहियों, बंदी बना लो इस लड़की को और इसे अभी के अभी फांसी पर लटका दो। नहीं महाराज, मेरी बात तो सुनिए। गीता रोने लगती है। राजकुमार सिपाहियों को रोकने की कोशिश करता है। सिपाहियों, राजकुमार को भी बंदी बनाकर उसके कमरे में कैद करके रखो। जब तक हम नहीं कहते राजकुमार को बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। जाओ, राजकुमार को ले जाओ उसके कमरे में और इस लड़की को अभी के अभी फांसी पर चढ़ा दो। सिपाही गीता को कारागृह में लेकर जाते हैं, जहां एक जल्लाद उसे फांसी पर लटकाने के लिए तैयार होता है। गीता को फांसी के फंदे के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। गीता बहुत रोने लगती है और बोलती रहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई नहीं सुनता। गीता को सिपाही रस्सी पहना ही रहे थे कि गीता हिम्मत करके सिपाहियों को धकेल के वहां से जोर से भाग निकलती है और भागते हुए उस कमरे से बाहर निकल आती है। अब उसे पता चलता है कि ये तो एक भूल भुलैया थी। वो सोफे पर जाकर बैठकर राहत की सांस लेने लगती है और अपने आंसू पोंछती है। इधर रमेश ऊपर एक कमरे में पहुंचता है। अंदर जाते ही उसके सामने एक खिलौने का हवाई जहाज कमरे में उड़ता रहता है। एक खिलौने की गाड़ी अपने आप कमरे में घूमती रहती है। क्या हो सकता है यहाँ से निकलने का हल? कुछ तो होगा। अपने आप से ऐसा कहते हुए वो कमरा ढूंढता रहता है। रोहन एक अलग ही कमरे के अंदर जाता है। अंदर जाते ही 3-4 कदम पर कमरे की बत्तियां बुझ जाती है। वो डर जाता है। अरे बाप रे, यहाँ तो बत्तियां बुझ गई। लगता है ये कमरा ठीक नहीं है। इधर से बाहर जाना ही ठीक होगा। वो पीछे मुड़ जाता है और चलने लगता है, लेकिन वो दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाता। अरे ये क्या हो रहा है? दरवाजा तो 3-4 कदम की दूरी पे ही था। मैंने लगभग 10 कदम चले हैं अभी, फिर भी दरवाजा नहीं मिल रहा। लगता है मैं दरवाजे का रास्ता भटक गया हूँ। रोहन फिर भी आगे चलता रहता है। फिर उसे थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई देती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, उसे ऐसा लगता है कि वो किसी गुफा से बाहर आ रहा हो। जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो देखता है कि बड़ी सी चींटी, लगभग शेर जितनी बड़ी चींटी, मुंह में शक्कर का एक बड़ा सा दाना लेके जा रही है। फिर उसे लगता है कि उसके पैर पर कोई काट रहा है। अरे ये क्या कोई काट रहा है मेरे पैर पे? वो देखता है कि एक छोटा चींटी जितना शेर उसके पैर को काट रहा है। वो उसे हाथ में उठाकर देखता है। अरे बाप रे, यहाँ पे तो सब उल्टा पुल्टा है। फिर उसे भूख लगती है। आगे उसे एक बहुत ऊंचा पेड़ दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो पेड़ आसमान को छू रहा हो। उस पेड़ से एक सेब नीचे गिरता है। वो भी बहुत बड़ा था, लगभग रोहन जितना ही ऊंचा। रोहन उसे खाने लगता है। उतने में एक बहुत बड़ी गिलहरी रोहन की तरफ चिल्लाते हुए आती है। रोहन समझ जाता है कि उसे ये सेब चाहिए। वो जल्दी से थोड़ा सेब खा लेता है और वहां से भाग जाता है। आगे उसे एक नदी दिखती है। नदी के बीचों बीच कुछ पत्थर थे। उन पत्थरों पे कुछ सुंदर जल परियां बैठकर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रही थी। तभी उनका एक हट्टा कट्टा सेवक पीछे से आके रोहन को पकड़ लेता है। क्या कर रहे थे तुम यहाँ? हमारी राजकुमारियों को देख रहे थे? नहीं नहीं, मुझे तो पता भी नहीं वो कौन है। मैं खुद रास्ता भटक चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तू ऐसा नहीं मानेगा। तुझे हमारे राजा के पास ही ले जाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ, वही तुझे सजा देंगे। सेवक उसे पानी के अंदर लेके जाता है। वो नीचे पानी में जाता है। जब वो पानी में जा रहे थे तो रोहन को अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है। उसे एक डूबी हुई कश्ती दिखाई देती है जो हीरे जवाहरात से भरी पड़ी है। एक ऑक्टोपस हाथी के ऊपर बैठकर कहीं जा रहा था। रोहन को दूर एक महल भी दिखाई पड़ता है। वो क्या है? वही तो हमारे राजा का महल है। तो मैं वही लेके जा रहा हूं
वही तुम्हें सजा देंगे। धीरे धीरे महल नजदीक आने लगता है। रोहन उस सेवक का हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। वो एक अंधेरी गुफा में भाग जाता है। वहां भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाता है और उस गड्ढे से सीधा नीचे की तरफ फिसलने लगता है। बचाओ, बचाओ। लेकिन वो सीधा हवेली के हॉल में गिर जाता है, जहां प्रिया, माँ और पिताजी बैठे थे। अरे अब ये किधर से आ गिरा? इतने में सुबह हो जाती है। जल्दी से इधर से निकलने का हाल ढूंढो भाई, यहाँ बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है। अब तो बारिश भी काफी कम हो गई है। और ये गीता और रमेश कहाँ हैं? उन्हें भी ढूंढो, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है सबकी। रमेश ऊपर कमरे में सब कुछ ध्यान से देख रहा था कि कहीं कोई हिंट मिल जाए। इधर गीता को एक अलमारी में एक ड्रॉवर दिखाई देता है। ड्रॉवर में एक सुनहरी चमकने वाली चाबी थी। गीता चाबी देखकर बहुत खुश हो जाती है। लगता है ड्रॉवर के अंदर खूब सारे पैसे या जेवरात होंगे। वो ड्रॉवर खोलती है तो सच में उसमें बहुत सारे जेवरात थे। गीता उन्हें बाहर निकालती है, फिर अपने पहने हुए जेवरात उतार कर उन्हें पहनती है और आईने में देखती है तो उसके पहने हुए नए जेवरात पत्थर के बन गए थे और उसके उतारे हुए जेवरात भी पत्थर के बन जाते हैं। वो जोर जोर से रोने लगती है और फिर सारे जेवरात वापस रख देती है और अपने पुराने जेवरात वापस पहन लेती है। तो वो फिर से सोने के बन जाते हैं और वो बाहर आ जाती है। माँ को डकार आती है, पर जैसे ही उसे डकार आती है वो वापस अपनी पहले की उम्र की ही हो जाती है। देखो, माँ पहले जैसी होगी। अरे हाँ, मैं वापस पहले जैसी होगी। रमेश कहाँ है? जरा उसे भी ढूंढो कोई। रमेश कमरे को गौर से देख रहा था। कुछ तो मिल जाए यार। उतने में उसे एक छोटा खिलौने का खरगोश और शेर दिखाई देता है। वो उन्हें गौर से देखता है, उसे कुछ सूझता है और वो जोर से भाग कर नीचे चला आता है। मिल गया, मिल गया, बाहर निकलने का तरीका मिल गया। सब लोग खुशी से उठ जाते हैं। लेकिन कैसे बेटा? हाँ, कैसे कैसे? रोहन, मेरे साथ उस रसायन वाले कमरे में चल जल्दी। रमेश और रोहन कमरे में जाते हैं। रमेश कांच के पिटारे में से खरगोश को बाहर निकालता है और फिर सबसे कहता है, चलो मेरे साथ, और जब मैं बोलूं तब जल्दी से जाके गाड़ी में बैठ जाना। मुझे भी लेके चलो। रोहन उसे हाथ में ले लेता है। रमेश धीरे से दरवाजा खोलता है। सामने शेर गाड़ी और दरवाजे के बीच में बैठा हुआ था। रमेश खरगोश को बाहर छोड़ देता है। खरगोश शेर की तरफ देखता है, शेर खरगोश की तरफ देखता है। फिर अचानक खरगोश दूसरी तरफ तेजी से भागने लगता है। शेर उसके पीछे भागने लगता है। चलो सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ जल्दी से। सब लोग दौड़ के गाड़ी में बैठ जाते हैं। रमेश गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है। उतने में शेर गाड़ी को देख लेता है। खरगोश भी अब शेर के हाथ से निकल जाता है। शेर गाड़ी के पीछे दौड़ता है, बहुत नजदीक आ जाता है। वो गाड़ी पर कूदने ही वाला था कि गाड़ी गेट तोड़कर बाहर निकल जाती है और गेट वापस अपने आप जुड़कर बंद हो जाता है। बच गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। रोहन देखता है कि बाजू में एक अनजान आदमी बैठा है। अरे भाई साहब, आप कौन है? अरे भाई, मैं ही तो हूं, वो तोता। सब लोग हंसने लगते हैं।